ये खर्च हुआ है, किन चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसके लिए हाउस कमेटी बनाने का मुतालबा कर डाला और बीजेपी ने इसकी मुखालिफत करते हुए कहा कि इल्जामात के बजाय ठोस सबूत पेश करना चाहिए। स्टेट की जिक्र है इसमें, स्टेट एक्सचेकर का पैसा गया है, जिस पैसों से हम लोगों का पैसा गया है। सर अगर पूरा हाउस खड़ा है कि इसमें हाउस कमेटी है, मुझे नहीं लगता सर इसमें कोई अपोज करना चाहिए। वो पैसा किसके लिए और हैरानी की बात है ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चलेगा किसके लिए वो पैसा। ये इशू जो आया, दिस इज अबाउट पब्लिक मनी। यूज एंड मिसयूज is the primary job of this house. Once some honorable member, if it is an accusation, that is to be disproved. If it is something very right, that is to be appreciated. If this house doesn't do this much minimum, what is the use? आप भी देखो, हम भी देखें, हम किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी थोड़ी कर रहे हैं। तो assess accurately and honestly the use of public money, वो हमारे किसी के खिलाफ भी हो, ऑनरेबल मेंबर के खिलाफ हो, मिनिस्टर के खिलाफ हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो, I hope that for sanctity and integrity of this house, each and every member in his own obligation will appreciate forming a house committee. Sir, my humble submission is, if they have got some proof, they should substantiate it with a proof. They should not come with wild allegation. बता दें कि मामला शोपियां के एमएलए शब्बीर अहमद कुले ने उठाया था। बता दें कि शब्बीर अहमद कुले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एमएलए मुंतखब हुए हैं और हुकूमत को उनकी हिमायत हासिल है। पहलगाम के एमएलए अल्ताफ वानी की तरफ से वो रवानी में कश्मीरी ज़ुबान में बोलने लगे। शब्बीर अहमद कुले ने यह जाना चाहा कि 2016 से चार्टर्ड फ्लाइट से आने जाने वाले मेहमान कौन हैं। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि वो कौन स्टेट गेस्ट हैं जिनके सफ़र के अलावा रहने खाने पीने के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। के लोगों को कम से कम 28,000 करोड़ रुपया जो और नेशनल कॉन्फ्रेंस से तनवीर सादिक ने बीजेपी की मुखालिफत पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि हाउस कमेटी से किसी को एतराज़ नहीं होनी चाहिए। KCTV से खुसूसी बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि G20 के साथ 2019 से पहले के गवर्नर के दौर में भी बाहरी मेहमानों पर खर्चों का ब्यौरा पेश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि करोड़ों की रकम का इससे बेहतर इस्तेमाल हो सकता था, खासतौर पर आवाम के मफाद में। मेरे साथ तनवीर सादिक साहब हैं। सर, जिस तरह से हमने अंदर देखा काफी हंगामा बरपा है, एक कमेटी की मांग की जा रही है, क्या पर्टिकुलर इशू है और किस तरह की एनसी कमेटी की डिमांड कर रही है? एक असेंबली मेंबर ने एक कट मोशन दिया था जिसमें उससे पूछा था कि चार्टर्ड फ्लाइट्स जो यहाँ आई थी कोई, उस पर कितना खर्चा हुआ, जो यहाँ गेस्ट आए थे कितना खर्चा हुआ, जो हमारी प्रॉपर्टीज है उनको बेचा गया। उसमें जब जवाब आया तो करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है कि जहाज बाहर से जम्मू या बाहर से कश्मीर लाने में। ये कौन थे? इतने करोड़ों रुपया, 20 करोड़ 15 करोड़ के करीब खर्चा हुआ। ऐसे कौन से गेस्ट थे जितना खर्चा हुआ, और सिर्फ चार्टर्ड पे, उसके बाद उनके रहन सहन के लिए करोड़ों रुपया। तो हाउस ने इसको बड़ा एक सीरियस नोटिस लिया और वही रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से इसमें एक हाउस कमेटी पता चले कि ये पैसा किस पे खर्चा हुआ। इसमें हैरानी की बात है कि बीजेपी वाले जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना तो कहीं कोई तार जुड़ी है, कहीं ना तो कहीं बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि इसका जो खुलासा है वो बाहर आ जाए, लोगों में आए, लोग जाने कि ये पैसा खर्चा हुआ। क्योंकि अगर वो पैसा खर्चा
इन फजूल चीज़ों पे नहीं हुआ होता तो शायद हमारे जो रेगुलराइज एम्प्लॉय जो बेचारे रो रहे हैं शायद उनके रेगुलराइजेशन में होता, बाकी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पैसा खर्चा कहीं और हुआ और वही हम चाहते हैं हाउस कमेटी। सर किस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है? 2019 ये पिछले 4 साल की बात में कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी के मेंबर्स कह रहे हैं कि अगर आपने इंक्वायरी करनी है 2008 से लेकर शुरू करिए फिर। उसके उनके पास तो पूरी ये थी, उनके पास तो गवर्नर रूल तक कर लेते, कौन रोक रहा था? उनने तो रोज रोज बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करप्शन किया, तो अभी तक क्यों नहीं कोई निकला? हम तो कह रहे अभी तो अब बाहर आ गई बात, और वो इन 5 साल में बात हुई जब से बीजेपी का जो इनडायरेक्ट रूल था इधर, हम उसका चाहते हैं। ये तो इनके पास तो 10 साल थे ये करने के लिए, कर लेते। सर अगर हम पहले हम गवर्नर रूल करें, सत्यपाल मलिक थे, उसके बाद जो जीसी मुर्मू आए, उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे, किस दौरान ये ज्यादा जो पूरे इन 5 सालों में खर्चा हुआ है, और इसमें जो एक्सप्लेन करता है वो पिछले 3-4 साल में। इस दौरान कोई बड़े इवेंट भी हुए हैं G20 जैसे? अब इवेंट के लिए आपने चार्टर्ड फ्लाइट्स नहीं की है ना, वही तो हम चाहते हैं कि हाउस कमेटी बन जाए, हमें पता तो चले किस चीज में खर्चा हुआ, कौन थे, कौन बाहर से लाए गए, ऐसे कौन से गेस्ट थे जिसपे करोड़ों रुपया खर्च हुआ। तो ये तो हक है, ये लोगों का पैसा है, लोग जानना चाहते हैं कि मैं अगर टैक्स देता हूँ वो टैक्स किस में गया है, जो यहाँ आए उनमें करोड़ों रुपया उनके रहन सहन के लिए, कौन थे ऐसी चीजें, क्या ये स्टेट उस पोजीशन में है कि ये इतना पैसा खर्चा है किसी के ऐशो आराम के लिए? यहाँ आपके एम्प्लॉयज रो रहे हैं रास्ते पे, यहाँ आपके एम्प्लॉयज रोते हैं रेगुलराइजेशन के लिए, उनका हक है, वो हक कहीं और जा रहा है। स्पीकर साहब इसको अलाउ करेंगे? अब अभी नहीं है, हम बार उठाएंगे इस बात को, हम कोशिश करेंगे कि हाउस कमेटी बने। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर यहाँ पर एनसी के एमएलए उन्होंने साफ तौर पर कई सारे एलिगेशन लगाए हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफी सारे जो है घोटाले हुए हैं, उसको लेकर कमेटी कंस्टिट्यूट होनी चाहिए, और साफ तौर पर उसको लेकर वो लगातार अपनी मांग भी कर रहे थे। मुझसे किसी टीवी के लिए क्वेश्चन करते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा हुआ डोडा से। आप एमएलए महराज मलिक ने हिंदू शराब पीते हैं वाले बयान पर जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने महराज के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। And the larger point is again that we should not see Kashmiri Pandit as a migrant issue, as a relief issue. इनको relief की जरूरत नहीं है, इनने घर खोया, जमीन खोई, शनाख्त खोई, तो government should work on a proposal where we work towards reintegration of Kashmiri Pandits beyond segregation so that they should not live in segregated colonies. तो जिस तरीके से वहीद रहमान फरा भी कह रहे थे, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी उठा, उनकी आबादकारी और उनकी आपसी ख़ास तौर पर उनको वापस बसाने के लिए उनके घर बार उनकी इज्जत व आबरू को उसी तरीके से उन्हीं शान शौकत के साथ जिस तरीके से उनका हक था, जिस तरीके से वो पहले थे, उन तमाम तर चीज़ों को बसाने के लिए आज उनके ऊपर भी बात हुई। और इसी बात को यकीनी बनाने के लिए सरकार ने कई वादे भी किए हैं। बजट सेशन के दौरान पीडीपी के वहीद रहमान पारा ने जो मुद्दा उठाया वो मैंने आपको सुनाया। पीडीपी एमएलए ने कहा कि जिस तरह की बात हुई है उससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के जो पेंडिंग पड़े हुए मामलात हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। आज इन तमाम तर मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सोफिया अरफात साहब जेकेएनसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जगदीप सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ राकेश कौल साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कौल साहब सीधा आपकी तरफ आएंगे और जो इल्जामात लग रहे हैं खासतौर पर असेंबली के हवाले से, उसमें अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो सभी पार्टियों को घेरा करती थी अब बीजेपी को घेरने की तैयारी चल रही है। और जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं नमस्कार आदाब सबको जी नमस्कार। देखिए हम कभी जो घोटाले तो हमने निकाले, हमारी पार्टी निकाले, हम डिबेट करने के लिए तैयार होते हर एक चीज को। आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे, अगर आप बिल्कुल सच है तो सच की किताब रख लीजिए ना असेंबली में। कमेटी क्या होती है, असेंबली क्या इस वक्त है, असेंबली का रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ द असेंबली? असेंबली मेंबरों का रोल क्या होता है कि डिबेट करे, मगर डिबेट तथ्यों पर करे, जो आपके पास प्रूफ होंगे आप सामने लाइए ना।
जैसे भाजपा ने लाए, सामने प्रूफ लाए थे, कांग्रेस के भी लाए थे, पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाए थे। हमने तथ्यों पर बात की जब हमारे पास प्रूफ थे, और इसीलिए पूरे देश को जब हमने दिखाया कि इन लोगों ने क्या किया, तो देश ने पार्टी को आज अक्सर में इसीलिए लाया कि हमारी पार्टी बिल्कुल साफ है। हम ये नहीं कहते, हम डिबेट, हम कोई भी असेंबली मेंबर ये नहीं कहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। हमारी कमेटी क्या है, अगर असेंबली चल रही है, आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, इल्जामों को आप कागज लाइए, आप तथ्य लाइए, सामने लाइए। अगर आपके पास प्रूफ है तो डिबेट करने का तो कोई हर्ज नहीं। ये किसने कहा? प्रूफ तो तब पेश किया जाएगा जब कमेटी बनेगी, उसके बाद प्रूफ दिया जाएगा। देखिए, इस वक्त में असेंबली का रोल क्या है? अगर आप असेंबली मेंबर के नाते बोल रहे हो, वहां पर आप लगा रहे हो किसी के ऊपर, चाहे वो कोई भी है, वो भी एक हस्ती है, वो भी एक स्टेट को चला रहे थे, जिस पर इन्होंने कहा है डिबेट, क्योंकि मैं आज ट्रैवल कर रहा था, मुझे पूरा इसका ज्ञान नहीं था। संजय, आपके सभी देख लिया, ठीक है। अगर आपके पास है तो लाइए ना। असेंबली किस लिए होता है? असेंबली इस वक्त सेशन चल रहा है, स्पीकर साहब से बड़े कौन है? ठीक है कौन साहब, मैं एक मिसाल देता हूं, बिल्कुल सही है, पॉइंटेड है आपकी बात जो आप कह रहे हैं। एक अभी मैं थोड़ी देर पहले जब रिसर्च कर रहा था, इवन में सिर्फ G20 के बारे में कितना खर्च हुआ जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर, उसके बारे में तलाश नहीं कर पाया, कुछ मोटी मोटी बातें पता चल पाई। तो मुझे ये बताइए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शायद साहब, देखिए क्या बात है, देखिए ये असेंबली के लोग, जो असेंबली मेंबर से इनको घेराव किया, हमारा क्वेश्चन वाले लीडर जो हमारे हैं पार्टी के, तो तथ्यों पर करते हैं। अब इनके पास रहा नहीं कुछ, क्योंकि ये उस टाइम अपोजिट कर रहे थे उस टाइम की G20 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अलाप दूसरी थी। इनको पता था इलेक्शन नहीं हो जाए, वो नहीं। अरे हम कह रहे हैं आपको, अगर आपको लग रहा है कि G20 में, आप तो लाइए ना, प्रूफ लाइए ना। बात करने से, राकेश कोल के बात करने से थोड़ी आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे। अरे उसमें कोई भी मेंबर हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पार्टी तो ये कहती है, हम कभी भी घोटालों, जो हमने घोटाले निकाले हैं, हम उसके साथ नहीं। अगर आपको लग रहा है, आप तथ्य लाए। और इस वक्त असेंबली चल रही है, आपका सेशन चल रहा है, पूरे लोग देख रहे, लाइव चल रहा है, आप लाइए ना। बातों से थोड़ी होता है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाओ। बिल्कुल जगदीप सिंह साहब, ये इल्जामों की हिस्ट्री इनकी पार्टियों के पास है, हमारी पार्टी इल्जामों का नहीं है। जगदीप साहब, हिस्ट्री आप लोगों की इल्जामों की रही है, लेकिन तथ्य की बात कभी नहीं करते आप लोग। आदा भाईजान, आई एम सॉरी, आई hadn't have any information about the subject we had today, and whatever I would like to explicate, it will be pretty spontaneous. तो चलिए, अब इन्होंने सवाल उठाया है, बड़े बुद्धिजीवी मालूम होते हैं भाजपा के प्रवक्ता जी, तो मैं एक सिलसिलेवार ढंग से इनको जरा उत्तर देता हूँ। पहली बात, आपने भी कहा कि भूमिका में कि G20 में जम्मू कश्मीर के अंदर कितना खर्च हुआ, इसकी आपको जानकारी नहीं मिली। निश्चित तौर पर मिलेगी भी नहीं, लेकिन मुख्तसर नजर जरा G20 पे ही लगा लेते हैं। आपको याद होगा कि G20 को एक इवेंट बनाकर भाजपा का पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित किया गया। जितनी स्लम कॉलोनीज थी दिल्ली की, जहां से विदेशी मेहमानों ने निकलना था, वहां हरे और सफेद रंग के पर्दे टांग दिए गए, चांदी और सोने की थालियों में, बर्तनों में खाना परोसा गया। कुल 4400 करोड़ का खर्च G20 पर किया गया एक इवेंट बनाकर। तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की उसमें हिस्सेदारी होगी। हम इसे छोड़ देते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब, जो अपना चुनाव करीब करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार कर आए हैं, और हमारे ऊपर एक तरह से जबरन थोपा गया है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को, क्योंकि जबरन काबिज हुई भाजपा 2014 के बाद, और खास तौर से जब यहाँ पर आर्टिकल 370 की टूटन हुई। इन्हीं की सरकार के 2 वरिष्ठ IAS ऑफिसर्स ने जब इल्जाम लगाए, जिसमें अशोक परमार साहब थे, उन्होंने जो इल्जाम लगाए, जिसमें 1200 करोड़ के जल शक्ति विभाग के जल घोटाले पर इनके मुंह पर दही जम गया, ये जवाब तक नहीं दे सके कि अगर आप ही का एक IAS वरिष्ठ अधिकारी ये आरोप लगा रहा है तो क्या उत्तर है। दूसरे IAS अधिकारी ने जो उत्तर लगाया, मुझे तो बताते भी शर्म आ रही है। सिन्हा साहब के परिवार में एक कोई समारोह था, जिसे JK हाउस दिल्ली में जो है इन्होंने आयोजित किया, और वहां पे 8000 रुपए की एक थाली सरकारी खर्च में से पैसा निकाला गया। जब ये बात सामने आई तो फिर वो पैसा पे किया है नहीं किया मैं नहीं जानता। थोड़ा और पीछे चले जाइए, तत्कालीन और आखिरी गवर्नर सत्यपाल साहब ने क्या आरोप लगाए थे, वो 2 फाइलें कौन सी थी, क्यों यहाँ के सरकारी मुलाजिमों को अंबानी साहब की इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, और क्यों उन तमाम आरोपों पर जो इन्हीं के चयनित गवर्नर ने लगाए थे, कोई जांच क्यों नहीं करवाई गई। उल्टा देखा तो ये गया कि सत्यपाल मलिक साहब की पुरानी हवेली को भी खोजने पहुंच गए,
वैसे भी भारत खोदो योजना तो इन्होंने चला रखी है। अब जरा राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं इनको थोड़ा सा और बता दूं, इनकी जानकारी जो है ना, इनकी याददाश्त थोड़ी ताजा हो जाएगी। अजीत पवार, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, केस क्लोज। शुभेंदु अधिकारी, नारद स्टिंग ऑपरेशन, केस क्लोज। हेमंत बिश्व शर्मा, शारदा चिट फंड, केस क्लोज। अशोक चौहान, आदर्श हाउसिंग केस। प्रफुल्ल पटेल, इंडियन एयरलाइन मर्जर केस, केस क्लोज। प्रताप सरनाइक, NSEL स्कैम। सीएम रमेश, फोर्जरी केस ऑफ फॉल्स सिग्नेचर्स। रविंदर सिंह, अमरिंदर सिंह के बेटे, इनकम टैक्स फ्रॉड, केस क्लोज। छगन भुजबल, महाराष्ट्रीय सदन स्कैम, केस क्लोज। ज्योति मिर्दा, फ्रॉड इन लैंड स्कैम। YS चौधरी, बैंक लोन फ्रॉड। नवीन जिंदल, कोल ब्लैक स्कैम जिसके ऊपर इन्होंने सरकार गिरा दी। कृपा शंकर सिंह, एक्सेस प्रॉपर्टी का केस। तपस राय, म्युनिसिपल जॉब स्कैम। गीता कोड़ा, कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम। ये तमाम वो दागी नेता हैं जो आज आपकी पार्टी में, और मैं शुक्रगुजार हूं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कम से कम अपने सफाई अभियान में कांग्रेस का बहुत बड़ा भला किया। जितने करप्ट थे, जितने भ्रष्ट थे, ठीक है। अगर जगदीप साहब बहुत लंबी लिस्ट लेकर के आए आप करप्शन का, मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है कि आपने जो भी लिस्ट दिया तथ्य के साथ, मैं आपसे ये समझूंगा क्या ये अवाम को नहीं दिख रहा है, सिर्फ कांग्रेस को दिख रही है? सालों का भी लिस्ट क्यों आज इलेक्शन कमीशन ने, अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, फिर बोलिएगा, इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड जोड़ने की बात की? ये बताएं, आपने लाखों वोट काउंटिंग से ठीक पहले बढ़ाए, महाराष्ट्र में इतने वोट बढ़ाए जितनी हिमाचल प्रदेश की आबादी नहीं है, और आपका रिकॉर्ड बताता है कि 18 साल से ऊपर जो वयस्क है उनकी तादाद और आपके पास जो रिकॉर्डेड आपके पास आंकड़ा है उसमें फर्क क्यों है? क्यों आपने एक एक पते पर 1,000 वोट रजिस्टर किए, और क्यों आप अभी तक वोटर लिस्ट हमें नहीं दे रहे? क्यों आपने 20 लाख ईवीएम मशीनों की गुमशुदगी पर कोई जवाब नहीं दिया? क्यों आपने सोर्स कोड को जारी नहीं किया? क्यों आपने 7 में से 4 अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अधिकारियों को उस कंपनी में बिठा दिया जो ईवीएम बनाती है? ये वो सुलगते हुए सवाल है जहां पर जनता पर आरोप लगाना सही नहीं है, क्योंकि जनता तो वोट देती है जनाब, लेकिन वो वोट जाकर भाजपा की झोली में गिरता है। यही वो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जिस पर आज सारा विपक्ष देश की संसद के अंदर पूछता है। तो वहां पे जो हमारे स्पीकर महोदय बिरला साहब है वो कहते हैं कि हम तो वोट बनाते नहीं। अरे भाई साहब, जिन वोटों से आपकी सरकार बनती है, जिन वोटों के दम पर आज आप बैठे उस कुर्सी के ऊपर, अगर उसी पर सवाल है, अगर उसी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है, तो फिर बताइए जनता को हम कैसे दोष दें? क्यों आज ममता बनर्जी ने एपिक नंबरों पर सवाल उठाया? क्यों हरियाणा का एक एपिक नंबर जो है वो पश्चिम बंगाल में मिल रहा है, और ये गिनती जो है 25,000 से ज्यादा वोटर्स की है? ठीक है, अब देश, अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा है तो इस तरह की चीजें हो सकती है। खैर, उस पर हम नहीं बहस में पड़ेंगे। मैं जरूर पूछूंगा कौल साहब से, पहले जवाब ले लेता हूं फिर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सोफिया अरफात साहब, माफी के साथ आपका 1 मिनट ले रहा हूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। कौल साहब जवाब दीजिए। देखिए भाई साहब, इनके पास मेरे ख्याल से लैपटॉप है, ये इन्हीं ट्रामा में पड़े हुए, मेरे ख्याल से ये इनको रखे भाई, मैंने होमवर्क किया है, ये मेरी अपनी लिखावट है और लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अपना 60 साल का ठीक है, कौल साहब जवाब दीजिए प्लीज। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। ये ट्रॉमा में है, हमने दिल्ली भी जीत ली, अब ये भी इलेक्शन का लॉपिक मशीन खराब है, वो कर, मैं इस पर डिबेट पर नहीं आना चाहता हूँ। ये इनकी पुरानी आदतें हैं। अब रोज करके अच्छा डिबेट पर बात करें। अरे हम कह रहे, अगर आप हमें, मुझे पता नहीं है, जैसे उमर साहब कह रहे मुझे पता नहीं, वैसे ये भाई साहब भी हमारे कहते हैं मुझे इनके साथ पर्सनल कुछ नहीं है कि हमें पता नहीं ये हुआ जी, सचपाल मलिक। अरे भाई साहब प्रूफ लाइए ना, हम डिबेट करेंगे। भाजपा ऐसी पार्टी है, लोगों की पार्टी है, हम डिबेट करेंगे। किसी को इल्जाम लगाना, ऐसी बातें आपकी डिक्शनरी में है, आपकी जनता की ही बनी हुई है, आपकी पार्टी की। आपने 60 साल में जो दिया, आज हमारे, अगर हाँ ये चीज होते, आज हम शासन कर रहे हर एक जगह। फिर जी ममता जी ने कहा, ममता जी ने क्या कहा? वहां पर कौन लोग बैठे? बंगाली बैठे जिन्होंने खत्म किया पूरे देश को वहां पर। ये क्यों नहीं बता रहे? इसमें मिर्ची लग रही है आप लोगों को। आप लोग डिबेट करते हो, आप सेंस रख लीजिए। ये लोग ट्रामा में है, इनको पता नहीं कि इनको पता दिल्ली। अरे भाई आप लोग कहां पर इस वक्त? आपका ग्राउंड जीरो खत्म हो चुका है, आपकी बेस खत्म हो गए। एलिगेशन लगाए, बातों से एलिगेशन नहीं लगती है। आप तक लाइए, हम कह रहे हैं। ठीक है, हम सोफिया अरफात साहब भी हैं। कौल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा माफी के साथ। मैं जाहिर है कि इतने सारे इल्जामात है कि शायद इस पूरे डिबेट में उसका जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाएगा। कौल साहब, मैं पहले सोफिया अरफात साहब की तरफ आ जाता हूं, उसके बाद मैं तमाम तरह गेस्ट की तरफ आऊंगा। अरफात साहब, जिस तरह की बातें हो रही, सिर्फ तथ्य बता दीजिए, तथ्य क्या आपके पास?
लेकिन ठीक है अल्फा साहब, अब उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं सीधा आपको लाइव सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर जैसे एलओपी ने कहा कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव जिहाद हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अब ये हर चीज में जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आता। अब फिर इनको फिर ये गुस्सा हो जाते हैं जब कोई दूसरा मेंबर उनके मजहब के बारे में बात करता है। बेहतर यही होगा कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि किसी के मजहब को ठेस पहुंचे। मजहब के जज्बात सबके होते हैं और आपने आज देखा बीजेपी के मेंबर बहुत नाराज हुए क्योंकि एक मेंबर ने शायद कोई गलत बात की जो उनको नहीं करना चाहिए था। मैं मान के चलता उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर जब एलओपी साहब की तरफ से बार बार ये जिहाद लफ्ज वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता, ये भी गलत है। वो सर ये भी बोल रहे थे, मेरे साथ बात की, उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे एक जिहादी एलिमेंट्स को प्रमोट कर रही है। एक पहचान की उन्होंने बात की कि आप एक पहचान दें और आप आउटसाइडर को अगर हम हरियाणा में लैंड ले सकते तो हरियाणा का यहाँ क्यों नहीं ले सकते? सवाल तो अपने घर में बसाए, उनको किसने रोका? किसने रोका उनको? ना बसाए, वहां पे ले जाए उनको पार्डर और बसाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, ले जाए। थैंक यू। तो उमर अब्दुल्ला इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर निकले, माफ कीजिएगा असेंबली से बाहर निकले थे और असेंबली से बाहर निकलने के बाद हालांकि असेंबली के दौरान उन्होंने सभी अपोजिशन के लिए ड्रॉन का जवाब भी दिया और 1 घंटे तक अपनी स्पीच जारी रखी। तो बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे, लेकिन असेंबली से बाहर निकलने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। सोफिया अरफा साहब, आपकी तरफ सिर्फ तथ्य की बात करिए। बीजेपी सिर्फ ये कहना चाह रही है कि अगर आप सच हैं, हकीकत पे हैं, तो फिर तथ्य दिखाई क्या है? देखिए, इनका कहना तो एक हद तक सही है कि जो तथ्य की बात करते हैं, लेकिन तथ्यों के ऊपर कौन बैठे? ये जो तथ्यों की बात हमेशा कर रहे हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, प्रूफ्स की बात कर रहे हैं, तो अभी 2014 के बाद से, यानी अगर हम एग्जैक्टली कहें 2018 के बाद 2025 अभी तक, जब तक इलेक्शन हो गए तब तक 6 साल तक पूरा इनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव था बीजेपी का, यानी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर, वो तो सारे तथ्य उनके पास हैं। और उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की जो अफेयर्स है, होम अफेयर्स ऑफ होम मिनिस्ट्री, वो यहाँ पर डायरेक्टली इन चीजों को देख रही है। हर एक चीज का डेटा उनके पास डेली बेसिस पे, क्या आवरली बेसिस, क्या मिनट बेसिस पे जाता है। जाहिर सी, देखिए जगदीप जी ने जो बात की, मैं उससे किस हद तक सहमत हूं। फिलहाल मैं उस डिबेट में नहीं आना चाहता हूं क्योंकि हमारा डिबेट वो नहीं है। और इस वक्त जो राकेश कोल जी ने बात की, तो इनका मैं थोड़ा सा जवाब यहां पर देना चाहूंगा कि भाई, आप जो तथ्यों की बात कर रहे हैं वो तथ्य तो आपके सामने है। क्यों आप आंखों पे पट्टी बांध के ये बोल रहे हैं कि यार मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, जबकि जाहिर सी बात है कि जब आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी तब तो कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, खुली आंखों से देखिए, आपको सारे तथ्य सामने आएंगे, चाहे वो फिर जो G20 को एज एन इवेंट पेश करके यहाँ पर स्टेट, उसके बगैर भी जितने भी चार्टर्ड फ्लाइट्स में जितने भी लोग आए, वो कौन लोग थे, क्या लोग थे, आवाम को ये जानने का भरपूर हक है। और हमारे जो टैक्स का पैसा है उन चार्टर्ड फ्लाइट्स के ऊपर, उनके रहने खाने के ऊपर, उनकी सैर सपाटे के ऊपर, वो तो खर्च हुआ है। और अगर हम इस वक्त कह रहे हैं कि हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बड़े खराब हालात से गुजर रही है, तो पिछले 6 साल में हमारी इकोनॉमिक्स को दुरुस्त करने के लिए, चुस्त करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए गए जहां पर हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, भाजपा का जो शासन था वो कुशासन नहीं, सुशासन था। लेकिन उस चीज में आप देखिए कि इनके पास वही दाएं बाएं जाके बात करने का या झूठ फैलाने का तरीका, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से झूठ को इस तरीके से फैलाते हैं कि उसको इतनी बार रीट्वीट करवाते हैं, इतनी बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उसको मैसेजेस किए जाते हैं, वो झूठ सच ही लगने लगता है, जबकि हकीकत नहीं। आमतौर पे हमारी जो इंडियन संस्कृति है, तहजीब है, उसमें हम नमक रोटी खा लेते हैं, लेकिन अपने अतिथि को, अपने मेहमान को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ भी जो हमारे घर में बेहतर से बेहतर होता है वो देते हैं। आपको अगर चार्टर्ड से मेहमानों को बुलाया गया या फिर उनको चांदी के प्यालों में उनको खाने के लिए दिया गया, तो ये तो अच्छी बात है, हमने खुद को रिप्रेजेंट किया बेहतर तरीके से, इसमें बुरा क्या है? देखिए, बात वो नहीं है, बात यह है, मैं तो अतिथि देवो भव, हम तो इस चीज को बड़ा जबरदस्त तरीके से मानते हैं कि इनफैक्ट कश्मीर के लोग, कश्मीर के अवाम तो इसकी जीती जागती मिसाल है। लेकिन अगर ये सवाल उठा है, किसी मेंबर को सेटिस्फाई करना है,
हालांकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये जवाब दे दिया कि मुझे इस चीज को यहीं पे खत्म करना है, मैं इस चीज पे आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, अगर बात किसी तरीके से इनके अगेंस्ट होती या इनके फेवर में होती तो तब तो कहीं से भी ये वो जो भी स्टैटिस्टिक्स निकाल के ले आते हैं। हाँ, अगर इस वक्त इनके अपॉइंट किए कटघरे में आ रहे हैं तो उस वक्त ये बोलते हैं कि इन चीजों पे बात नहीं करनी है। हम तो ये मानते हैं कि चले ही जो यहाँ पर कश्मीर के लोगों ने, ये आज की बात नहीं है, सदियों से हमारी एक परंपरा रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहाँ के सिख हो, जो भी रियासत का बाशिंदा है, हमने लोगों को, अपने मेहमानों को सर आंखों पे बिठाया है। इसमें कोई शक और इसमें इतनी सारी एग्जाम्पल्स है, इतनी सारी एग्जाम्पल्स आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी जितनी कि यहाँ पर आपको मिलेगी। और उसमें कोई धर्म विशेष या जाति विशेष या रीजन विशेष ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग इस चीज को मानते हैं और हम सब लोग इस चीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम लोग ललदेव और नंद ऋषि के वारिस हैं और ये हम सब जानते हैं कि उन दोनों महान संतों की जो भी परंपरा है, जो भी उनके टीचिंग्स है, वो हम लोग जी रहे हैं जिंदा होके, मतलब जिंदा मिसालें हैं उन सब चीजों की। तो अब ये सब चीजें अगर इसी तरीके से ली जाए तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, अगर हम मानते हैं कि हम अतिथि देव भाव के ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो फिर हमारे इकोनॉमिक्स को, हमारे जॉब्स को, हमारे लैंड राइट्स को और हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें हम मेरे भाजपा के काबिल दोस्त भी है, बाकी लोग भी है, हम सब के लिए अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट जबकि उनके पास 6 साल का पूरा वक्फा था, उसमें वैसा क्या किया कि जो अभी हम सोच सकते थे कि नहीं यार हमारी जिंदगी बदल गई। ठीक है, मैं इस चीज को श्रेय देता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। ये हमारे सीएम साहब ने भी बोला हालात ठीक हुए, इन हालात को ठीक बनाए रखना है और उसके लिए ये जो पीस है हमें इसके डिविडेंड्स चाहिए, न कि अभी जो लल है, जो भी खामोशी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये खामोशी कुछ और बन जाए। फिर ऐसे स्टेप्स हमें लेने हैं, मिलजुल के सबको रखना है और किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात मैं नहीं खोल साहब से करनी इसका जवाब पहले ले लेता हूं, उसके बाद मैं जगदीप सिंह साहब की तरफ आऊंगा। अभी जगदीप साहब भी ये चीज कह रहे थे कि आप बीजेपी ने सिर्फ दिखावा किया, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया, इवन G20 की ही उन्होंने मिसाल दी। और रही बात यह कि तथ्य आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि तथ्य पे कब्जा जमाए हुए हैं यही लोग, और ये चीजें जो है सोफी साहब भी कह रहे थे। कौन साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? सोफी साहब को मैं पहले ये कहना चाहती, इतने कॉन्फिडेंट है, ये पहले उन्होंने क्या प्रश्न के, इनके प्रश्न में ही प्रश्न भी है और आंसर भी जी। अब मैं उसको मतलब एलिब्रेट कर रहा हूँ कैसे है। इन्होंने कहा कि एलजी साहब की गवर्नमेंट जो है, जो एलजी साहब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी है, वो है ये भाजपा के आदमी। मगर इनकी कॉन्फिडेंस देख लीजिए सोफी साहब का, मैं इनका बहुत आदर करता हूँ। कॉन्फिडेंस में कि इनको बिल्कुल मेरे ख्याल से ताकि इनके पास है। जब आप कह रहे कुछ चीज की नहीं जी हमारे पास, उस पर एलजी साहब ऊपर बैठे, भाई साहब फिर आपके कौन साहब ये कोई फोन बीच में आए थे, इसलिए मैं आपके पास क्या, हेलो जी कौन साहब बोलिए। अगर इनके पास पूरा है कि इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ को, और ऊपर से क्या करे, ऊपर से कह रहे हैं एलजी गवर्नमेंट के पास उन्होंने ऊपर रखा है उसको, वो बाहर नहीं निकलते। आप एलजी साहब बैठे, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है, तो फिर आपके पास ये कैसे ये इल्जाम लगा रहे। हमने कहा आप तथ्य लाइए, इल्जाम मत लगाइए। इल्जामों में कौन बरी होगा? नहीं, अगर ठीक है आप तथ्य मांग रहे हैं तो 2008 से ही तथ्य क्यों मांग रहे हैं? आप कहिए कि ठीक है हमने किया, अगर तुमको हम पे शक है, लो सारे के सारे कागजात ये हैं तुम्हारे सामने, जांच कर लो। हमारी ईमानदारी पे फिर क्या आशंका? सोने की थालियां, सोने की थालियां उस टाइम भी जो आपने, मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, आपने इसका जवाब दे दिया। सोने की थालियां उस टाइम भी आई थी जब इनकी सरकारें होती थी, कांग्रेस, PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस होती है, हर एक पास होती थी। ये क्या करती, वो थालियों का पैसा, वैसे थालियां लाते थे, वो पैसा अपने जेब में, थालियां नहीं आती तो क्या दिखाते, हम जी बिल्कुल मरे हुए, हम भगवान का, हमारी कंट्री ऐसी है। आज जो G20 हुआ, आज जो सारा देश, सारा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा हो, नंबर
आज जब पासपोर्ट लेके मेरे भाई साहब जब पहले जाते थे, कश्मीर का जो भी बंदा जाता था ये पासपोर्ट लेके, आज उसको सल्यूट करता है। आप भारत से, आप हिंदुस्तान से। ठीक है कौल साहब, मुझे मैं बीच में आपको ये चीजें नहीं, ठीक है कौल साहब, हो सकता है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं सिर्फ एक चीज आपसे समझूंगा, आप बहुत मैच्योर इंसान हैं। मुझे बताइए कि कांग्रेस में, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस के दौर और अभी के दौर का सिर्फ इतना समझने की कोशिश करता हूं। मुझे ये बताइए कि मुल्क का कर्जा बढ़ा या घटा है? आप बताइए कहां से कर्जा, आप बताइए कहां पर है हमारी कंट्री, कहां? जी ठीक है, मैं ठीक है, मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर बात आएगी कि मैंने इस चीज का जवाब दिया। जगदीप सिंह साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने, एक बार कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त हमारी कंट्री भारत माता, जो हमारी इंडिया वर्ल्ड वाइड, सर वो मैं नहीं समझ, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे सिर्फ कौल साहब कि अगर इन लोगों ने उस थाली के, सोने की थाली, चांदी की थाली के पैसे अपनी जेब में डाले और गरीबी की थाली पेश की और ये दिखाने की कोशिश की ये लो हमारा जो है देश ऐसा है, और उसके बाद पैसे मांगे उस चीज के लिए, तो उस टाइम पे जो कर्जा था हमारे देश का और आज के टाइम का जो कर्जा है, जब हमने सोने की थाली चांदी की थाली में दिखाई, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। सर ये चीजें सब कुछ एक शायद स्कूल के बच्चों को भी पता, लेकिन सिंह साहब मैं जवाब चाहूंगा आपसे कि आखिर ऐसा क्यों था जब देश को आपने इस कगार पे लाकर के खड़ा कर दिया और आज देश की शान शौकत दिखाई दे रही है, तो आपको दर्द क्यों? पहली तो बात मैं बड़े आदर के साथ ये कहना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता को कि वो एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं। अगर इस तरीके से डिबेट करेंगे कि बीच में कॉल्स आ रही है और हम लोग मिट्टी के मादो बनकर बैठे हुए हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। इट सीम्स कि कोई नहीं वो कभी कभी हो जाती है, वरना कॉल सब हमेशा जुड़े रहते हैं अच्छे से। जी सही नहीं, साफ शब्द में कहूंगा। ठीक है सिंह साहब जवाब दीजिए प्लीज। दूसरी बात, अब भाई साहब सुनिए जरा, आपके बीच में मैंने टोक नहीं, आप सुनिए। ठीक है आप रिस्पांसिबिलिटी दिख गई हमें। दूसरी बात, बीजेपी, भाई साहब सुनिए आप जरा, आप बहुत कुछ आपने बोला, आप जरा सुन लीजिए। इन्होंने एक तो बंगालियों का नाम लिया, मैं चाहूंगा ये वो शब्द भी वापस ले इस डिबेट में। दूसरी बात, इंडियन पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। आज इंडियन पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, मैं आपको पहले वो बता दूं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बता रहा है कि हमारा नंबर जो है वो 195th है, और टोटल नंबर्स में आप देखेंगे तो सिंगापुर इज द वेरी फर्स्ट कंट्री। ये आपने इंडियन पासपोर्ट का हाल बनाया है, इसीलिए डंकी रूट से हमारे हजारों सैकड़ों नौजवान जाते हैं और अपनी जानें गंवाते हैं। तो कम से कम जब तारीफ करें तो होमवर्क कर लें। दूसरी बात, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा इन्होंने एक्सक्यूज ढूंढा कि अतिथि देवो भव, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या G20 कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट था? वो तो हमारा, जैसे बाकी देशों उसके हिस्सा है वैसे ही हमारा नंबर था, हमने किया। कंपैरेटिवली आप ये देखिए कि दुनिया के दूसरे देशों ने कितना खर्च किया। चलिए आपने खर्च भी किया, आपने अपनी गरीबी को ढांपा जब आपने हरे और सफेद पर्दे जो है वो स्लम कॉलोनीज के बाहर टांगे। ये बताता है कि अगर कहीं जख्म हो जाए, नासूर बन जाए, तो उसको साफ करके उस पर दवा लगाते हैं, उस पर पर्दा नहीं डालते। आपने अपनी गरीबी को छिपाया। और रही बात जम्मू कश्मीर की, मैंने जो सवाल पूछे थे, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भाई साहब बैठे उन्होंने भी कहा, मैं फिर से कहना चाहता हूं। पहली तो बात, 2 वरिष्ठ IAS ऑफिसर्स ने आरोप लगाया, किसी विपक्षी नेता ने नहीं लगाया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब पर आपने बहुत बड़ा एक आरोप इन्होंने मढ़ दिया, जैसे ये मढ़ते हैं क्रिकेट जो अकादमी है यहाँ पे, जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उसको लेकर जी इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। क्या हुआ बाद में? NIA ने क्लीन चिट दिया कि नहीं दिया? लेकिन जब तक वो चिट नहीं मिला था, इनके नेता और प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ कर, पानी पी पी कर फारूक अब्दुल्ला को वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लीडर बता रहे थे। आज क्या ये माफी मांगेंगे? ये इनकी एक आदत हो गई है अपनी बातों पर। ये मैंने कहा, सत्यपाल मलिक साहब ने आरोप लगाया। अरे इससे ज्यादा निर्लज्जता क्या होगी जब आप ही का चुना हुआ गवर्नर ये कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तब फोटो सेशन करवा रहे थे जब पुलवामा अटैक हुआ और उनको कहा गया कि सत्यपाल तुम चुप हो जाओ। कोई जवाब नहीं है। वो जब ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता करप्शन से, बशर्ते कि वो उनकी पार्टी से होना चाहिए, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है।
तो भाई साहब मैंने तो आपको एक फेयर लिस्ट बताई, आपने पूरे देश के अंदर जितने करप्ट थे, जितने चोर थे, सारे अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर अपनी पार्टी में डाल लिए, तब आपको करप्शन नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राम माधव पर उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह 7:30 बजे वो सर्दियों के दिनों में शाल ओढ़कर मेरे पास आ गए थे कि ये फाइलें साइन कर दो, 350 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, मैंने नहीं की, तो क्यों राम माधव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई जवाब है? आप कहते हो तथ्य नहीं है, तथ्य क्या? ये आप यहाँ के जो लोग हैं, हमारे इस प्रदेश की जो जनता है, उसे आप क्या मूर्ख समझते हैं? लोगों को पता है आपने अपने कार्यकाल में किस ढंग से काम किया है और किस दर्जे की करप्शन। अरे आज तो हालम ये है जनाबे हाजरीन कि दुनिया का सबसे विकसित देश, जहां जाकर आपकी जुबान पे जो है वो ताले पड़ जाते हैं, उसने हथकड़ियां लगाकर हमारे लोगों को भेजा। अडानी बाबा जिनकी ये बात करते हैं, कई सौ करोड़ की रिश्वत का आरोप है। करप्शन के मामले में भाजपा कम से कम बात ना करे। अगर ये आरोप लगे हैं तो ये असेंबली में मौजूद हर विधायक का नैतिक एक उसका राइट है कि उसको इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, जो इनके पास नहीं है। रही बात एक और जो आपने यहाँ कही कि वहां पर एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस तरीके का बयान दिया, मैं ये भी उस पर बता दूं कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो शुरू से ऐसी रही है। उनके बहुत सारे बयान ऐसे हैं जिनमें बहुत तरह का विरोधाभास चलता है, तो मैं नहीं समझता कि उस बयान को जो है वो किसी तरीके से उसको मतलब उसकी गंभीरता को कम किया जाना चाहिए। इट शुड बी कंडेम्ड। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के करप्शन की, तो वो मैंने आपको बड़े सिलसिलेवार ढंग से ठीक है बहुत सारे आपने सवाल उठाए और जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों में अब मैं जवाब भी लूंगा कौल साहब से, और कौल साहब ने भी जो चीज़ें कही हैं उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोफी अरफा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सवाल यह है कि गवर्नमेंट एक चीज़ जो बार बार पटल पे ये कह रही है कि भाई हम दूसरी रियासतों की तरह नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। सर आप इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? आप अपोजिशन को भी आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो भी आप सवाल कर रहे हैं उतना कुछ हमारे पास है नहीं करने को, अवाम को भी आप दिखा रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए कुछ इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कमजोर हैं। तो ये जो गरीबी कहां तक दिखाई जाएगी सर? देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा प्लीज। ये जो हकीकत है इससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती है। इस वक्त जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की हालत है, अगर हम पावर्स की बात करेंगे जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे, अभी तक बिजनेस रूल्स एलजी साहब के ऑफिस से साइन होके अप्रूव होके वापस नहीं आए। और हकीकत ये है कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या बाकी ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेसी है, किसी को पता ही नहीं है कि उनका दायरे इख्तियार क्या है। बिल्कुल। और कहां पर कौन से डोमेन में हम जाके कहीं कल को बात, एक हकीकत है। देखिए, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी ऐसी चीजें जहां पर, चलो लॉ एंड ऑर्डर को एक तरफ छोड़ के हम फिलहाल फाइनेंस की बात करेंगे। फाइनेंस ही ऐसा महकमा है जो यहाँ के बजट को, यहाँ की एक्सपेंडिचर्स को, यहाँ की सैलरीज को, यहाँ के रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स को मैनेज करता है। और उनके पास पूरा अवेलेबल फिगर होता है कि सेंटर से कितना आना है, अपना हमारे पास कितना है। तो ये सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं उस तरीके से, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास और कैबिनेट के पास और असेंबली के पास होने चाहिए थे, वैसे बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद बात रहती है, देखिए, बड़े बड़े वादे जो सभी पार्टीज ने, इंक्लूडिंग माय पार्टी, हमने किए थे कि इस चीज को लेकर कि सेंटर की नीयत ठीक होगी और वो यहाँ के लोगों के उस मैंडेट की कदर करेगी जो वो देंगे। किसी को पता नहीं था कि एनसी 40+ सीट्स के साथ मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के मतलब अराउंड 2/3 जो मेजॉरिटी उस मार्क को क्रॉस करेगी। तो चलिए ठीक है, अब ये जो हो गया, उसके बाद से तो यहाँ के लोगों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वोट डाला है ना, पार्टी कोई भी हो। और इस वक्त पार्टी का तो मसला ही नहीं है, यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद, बाज़ाबादकारी और यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट, वो मुद्दा होना चाहिए। यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के रोजगार को लेकर पॉलिसी आनी चाहिए। और उसमें तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक फाइनेंशियल पावर्स ना हो, और उसमें तब तक कुछ नहीं होता कि जब तक हमें उन सब चीजों का कॉम्पनसेशन ना मिले जो यहाँ पर हमारे साथ पिछले 30-35 साल में बात हुई है। और इसके बाद देखिए, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर्स है, और
और प्लस प्रोडक्शन सेक्टर्स है, उन सब चीजों के ऊपर तभी एक जामिया यानी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन सकती है जब हमारे पास पता हो कि हम इतने रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते हैं, हमारा जीएसटी का शेयर इतना आ सकता है और हमारे फाइनेंसिंग इस हिसाब से ठीक हो सकते हैं। देखिए ये सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ के अवाम को डायरेक्टली मुतासिर करती है। ठीक है, अभी कुछ चीजें जो आपके हाथ में हैं सूफी साहब, सिक्योरिटी का मसला, मैं 2-3 पॉइंट सिर्फ आपसे समझूंगा, उसके बाद मैं अपने बाकी साथियों की तरफ शिफ्ट होऊंगा इस सवाल के साथ। खासतौर पे सिक्योरिटी का मसला अभी आपके हाथ में नहीं है तो मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। मैं सिर्फ इतना समझूंगा कि एजुकेशन आपके हाथ में है, उसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हालात क्या हैं आपको पता है। उसके साथ साथ बेरोजगारी, रोजगार का मौका आपके हाथ में है, अवाम आपसे उम्मीद की हुई आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक रेवेन्यू जनरेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम कुछ बेसिक मुद्दे, कुछ बेसिक ज़रूरतें वो दे दीजिए, बाकी जो आपके वादे हैं या स्कीम्स हैं वो बाद में देते रहिएगा। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। ये डे 1 से ही असेंबली के पटल पे हमारे ऑनरेबल सीएम ने ये चीज बता दी कि जो भी चीजें हमारे बस में इस वक्त है उनको हम करने में देर नहीं लगाएंगे। हाँ, एक नया सिस्टम था और एक वर्किंग रिलेशनशिप बनानी थी और इस सिस्टम के साथ सबको हम आहंग होना था, यानी सिंक्रोनाइजेशन में चलना था। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। अभी 100 डेज को हमने क्रॉस किया है, अगले 3 से 4 महीने में। और उसमें इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन होता है बजट में आपको एक अंदाजा लगता है, एक दिशा पता चल जाती है कि हमें आगे किस डायरेक्शन में जाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी चैनल पर, इसी माध्यम से, आपके माध्यम से ही हम 3 महीने के बाद इस पर बात करेंगे कि देखिए XYZ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी और उन पे इतना काम हुआ है। और इसमें मैं पूरी तरह से, जैसे आपको मैंने पिछली बार भी बताया कि सरकार की नीयत और सरकार की नीति दोनों लोगों के हित में होनी चाहिए और उसमें कहीं से भी अड़ंगा नहीं आना चाहिए। और जहां पे भी कोई पॉजिटिव स्टेप उठाने की बात हो, मैं चाहूंगा कि हमारे भाजपा के दोस्त, हमारे जितने भी विधायक हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल लीडरशिप, यूनियन गवर्नमेंट, वो पूरी तरह से साथ देंगे। हम ठीक है, ये तो वक्त की बात है, ये चीज़ें हम आने वाले दिनों में देखेंगे, हालांकि अब तक हमें देख लेना चाहिए था। लेकिन अब जो सूरत हाल बढ़ती जा रही है, कौल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ कि जो सिचुएशन बनती जा रही है जम्मू कश्मीर में, उनमें सब चीज़ अगर आके अटकती है तो आप लोगों के ऊपर आती है, फाइनेंस के ऊपर आकर के अटकती है। सिर्फ आपके हिसाब से, आप सिर्फ जो बोलते हैं कि हम आवाम की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हम दिल खोल करके कदम से कदम मिला करके चलेंगे, आपके हिसाब से कहाँ प्रॉब्लम है? अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो एटलीस्ट छोड़ दीजिए महराज मलिक क्या कह रहे हैं, फलां क्या कह रहे हैं, वो मसले को आप लोग बाद में सुलझा लीजिएगा। बेसिक मुद्दों को सुलझाने के लिए आप लोग एक साथ आने वाले थे, क्या हुआ उसका? देखिए, पहले तो महराज मलिक जी के जो उन्होंने ऐसे बात की तो कंडेम सबने किया है, तो हम भी कर रहे हैं। हम उनको अब लाइटली ले रहे क्योंकि उनकी पार्टी लाइटली ले गई, उनका जो प्रधान था वो भी ऐसा ही थे, तो इसके साथ साथ बच्चे क्या होंगे। रही बात, देखिए मेरी कोई लड़ाई किसी पार्टी के साथ नहीं की, ना हम ना लड़ाई करते हैं, ना हमारी आदत है। हमारी पार्टी दूसरी अलग चीज है। देखिए, हमने सीधी बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास तथ्य है वो करके ओपन कीजिए। कोई इल्जाम है, सत्यपाल मलिक जी ने जब वो गवर्नर थे उस टाइम क्यों नहीं किया? उस टाइम उनको मजा लग रहा था फिर देखने में। ठीक है, मैं ये देखिए तथ्य है, मैं आप पूरी बात कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इस वजह से आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी दिनों से चल रही कार्रवाई के दौरान आप लोगों ने सिवाय वॉकआउट के, इल्जामात के, उम्मीदों के और क्या किया? अपोजिशन में थे, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में थे। अब सरकार को किस बात पे मजबूर किया? एक सिंगल काम बता दीजिए जिसपे सरकार और आप सहमति बन गई हो और ये काम होने वाला हो आवाम के लिए। हम वॉकआउट इसलिए कर रहे हैं कि जो गलत चीज, क्योंकि गलत चीज भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त करेगी नहीं, ना हमारे असेंबली मेंबर्स करेंगे। देखिए, आज भी हम लड़ाई हमारे LOP साहब ने क्यों कर, हमारे मेंबरों ने की कि जब गलत बात हो रही है। ठीक है, सुनील शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं, उसके बाद मैं सीधा आता हूं आपकी तरफ। है पूर्ण रूप से संविधान का लागू मतलब होता है कि भारत एक है, संविधान भारत का चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भारत का चलेगा, पार्लियामेंट भारत का चलेगा और लेजिस्लेटिव जहाज जो इन्होंने यहाँ पे छेड़ा है इसे ध्वस्त करेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे में एक शब्द आज में और जोड़ा,
एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान। ये जिस शिनाख्त की बात कर रहे हैं, कौन सी शिनाख्त है तुम्हारी? क्या शिनाख्त है? क्या शिनाख्त है? कौन सी शिनाख्त तुम्हारी छीनी गई? 370 कोई शिनाख्त तुम्हारी नहीं, एक पहचान पूरे भारत की पहचान है। और इस नारे को आज पूर्ण रूप से इस सदन में भी हमने रखा कि पूरे भारत की एक पहचान है। कश्मीर से आए हुए कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि ये कहें कि हमारी शिनाख्त अलग है। क्या शिनाख्त है तुम्हारी? धर्म के आधार पे तुम अलग स्टेट ढूंढ रहे हो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भारत का पूरा संविधान लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे संविधान लागू नहीं होगा। ये नहीं होगा। 370 हट चुका है, संविधान पूर्ण आ चुका है, लेजिस्लेटिव जहां ध्वस्त होगा और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान होगा। तो एक विधान, एक प्रधान, जिस तरीके की बातें लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, मतलब ठीक है, उसमें कुछ भी आप जोड़िए, लेकिन खैर इन तमाम तर चीज़ों को तथ्य की बुनियाद पर भी अगर परखा जाए तो शायद ज़्यादा ही बेहतर हो। सिंह साहब, अब जो सिचुएशन चल रही है, बताइए, कांग्रेस अब बहुत ज़्यादा पुरानी और हमेशा से उन चीज़ों पर ध्यान देती रही है जिससे मुल्क की सालमियत ना बिगड़े। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में इतने दिनों से सर आप लोगों ने एक कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे ये कहा जाए कि आवाम के हित में हो, सिवाय अपोजिशन और बरसर इख्तिदार जमात के दरमियान आपसी रस्साकशी के। सिंह साहब। आमिर भाई जी, मैं आपके सवाल का बड़ा मुख्तसर सा जवाब देकर एक बड़ी गंभीर बात आज आपके मंच से कहूंगा जी। यहाँ तक हमारा सवाल है, हमने हमारी रियासत, हमारा हक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जीए मीर साहब जैसे नेताओं की सदारत पे पूरे प्रदेश के अंदर एक आह्वान हमने किया है और एक जन जागरूकता अभियान छेड़ा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में इस प्रदेश के लिए कोई हो नहीं सकता। अब मैं जरा सुनील शर्मा साहब पे आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, इनकी बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, कैसे ये नेता है, कहाँ से ये चले, पर उसको छोड़ देते। आज ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का नाम ले रहे हैं, तो मैं दो चीजें आज आपके मंच से बता दूं। पहली बात, जब इनके वैचारिक पुरोधाओं में सावरकर साहब पर इल्जाम लगा था महात्मा गांधी की हत्या का, और उस वक्त जब पटेल साहब ने हिंदू महासभा को प्रतिबंधित कर दिया था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। ये तो इतिहास है। और ये भी सच है कि उस वक्त जब हमारे पुरखों ने इनको पूरी तरह से दरकिनार किया था, उसके बावजूद नेहरू जी थे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को भी अपनी कबीना में लिया। अब मैं आपको बलराजपुरी साहब एक बड़े रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब है कश्मीर इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। वो कहते हैं कि कबायली हमलों से पहले ऑल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, बलराजपुरी साहब कह रहे हैं। एक और रेफरेंस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आज। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ना जनाबे हाजरीन, ये बहुत मैटर करेगा। एल्बस्टर लैम्ब, ये किताब, ये राइटर हैं, इनकी किताब भारत में बैन है, कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी। इसमें भी ये कहते हैं कि जनाब जो हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर के विलय की बात थी, उसमें ये दोनों तंजीमें भारत के साथ नहीं जाना चाहती थी। और इसका उदाहरण, एक और उदाहरण दे देता हूँ। मुल्क राज सराफ साहब हुआ करते थे जो उस जमाने में रणवीर अखबार निकालते थे। जब उन्होंने भारत के साथ विलय की वकालत की तो उनका अखबार बंद करवा दिया गया। आज ये लोग अलग पहचान के लिए सवाल उठा रहे हैं, तो भाई साहब उस वक्त तो भारत के साथ आप आना नहीं चाहते थे। ये तो मैंने आपको ऐतिहासिक तथ्य बताए हैं। और अगर कोई शक है तो कुलदीप नैयर साहब की बियॉन्ड, ठीक है, वो देखिए, हिस्ट्री के तथ्यों से किसी को इनकार नहीं है सिंह साहब, लेकिन सवाल ये कि क्या हिस्ट्री के तथ्यों की वजह से आज की सूरत हाल बदल जाएगी? क्योंकि सर आप लोग अगर सरकार में हैं और अपोजिशन मजबूत पोजीशन में है, तो आप दोनों से एक ही जिम्मेदारी तय होगी आप दोनों के लिए कि सरकार आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया में जो बातें आ रही हैं या फिर बाहर, असेंबली के बाहर और असेंबली के अंदर जो चीजें चल रही है, वो आवाम के हित में तो नहीं है। बिल्कुल सही सवाल है आपका, मैं वही बता रहा हूं ना। अब एलओपी का आपने बयान सुनाया, तो उन्होंने जिस तरीके से ये बातें की, चलिए हम उनको छोड़ देते हैं, मैंने तो जवाब दे दिया। अब मैं आ जाता हूं आज के पे, जो हमारे लंका से भाई साहब हैं उन्होंने भी बात की, लेकिन वो शायद एक बात उनके जहन से निकल गई। 1100 करोड़ रुपए की कटौती आपने हमारे बजट में की है। बिजनेस रूल का वो आपको बता चुके हैं। जब यही तय नहीं आप होने दे रहे कि किसका क्षेत्राधिकार क्या है, और सबसे बड़ी बात देखिए, आपने शाह के ऊपर अपना पांव रखा हुआ है।
वित्तीय मामलों में यहाँ की सरकार लोगों के जनादेश, एक सशक्त जनादेश के बाद चुनकर आई सरकार को यह फैसला ही करने का हक नहीं कि वित्तीय मामलों को कैसे देखें। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भाजपा का एक नितांत विभत्स किस्म का धोखा नहीं है? क्या भाजपा जानबूझकर डेलिबरेटली, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनी तो जो दूसरी बनी है उसको काम नहीं करने देंगे? क्या ये उनकी जो नीति है इसको जम्मू कश्मीर के लोग नहीं जानते? अरे जब फाइनेंस कमिश्नर ऑफ द कंट्री ये कह दे पब्लिक डोमेन में कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री ने मना किया था कि उन स्टेटों को पैसा मत दो जहां पर हमारी सरकारें नहीं है, तो क्या रह जाता है कहने? ये जानबूझकर जम्मू कश्मीर सरकार के अख्तियारों को दबाने और कुचलने की कोशिश है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। तो सरकार कह रही है तो इस चीज में कुछ ना कुछ ठीक है, इसमें कोई ना कोई दम होगा जरूर। अरफात साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इसी सवाल के साथ जो सिंह साहब अभी कह रहे हैं और आपने भी कहा। सवाल ये है कि आप किसी भी एक छोटे से मुद्दे को हल करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगते हैं, और जब आप कोई ऐसी चीज या कोई रेजोल्यूशन या कोई पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 6 दिन पहले दिया गया हो, आप उसका हल अभी चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है? जाहिर सी बात है, यूटी इससे पहले जम्मू कश्मीर था नहीं, रूल रेगुलेशंस पहले से तय थे नहीं, अभी भी तय हो रहे हैं। तो जो आपने एक रेजोल्यूशन पास करके दिया है, आगे बढ़ी है कॉपी, उसे पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, गौर किया जाएगा, उसके बाद उस पर शायद फैसला आए। तो थोड़ा सा सब्र करिए, क्यों इतनी जल्दबाजी, या फिर अपने मामले में जल्दबाजी क्यों नहीं? कम से कम जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको उमर साहब हेड कर रहे हैं, उन्होंने अपना रेजोल्यूशन पास करने के बाद उस पे शायद आपको लगा होगा कि कोई फॉलो अपना स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। होना चाहिए, बिकॉज ही इज वेरी मच क्लियर दैट इट्स नॉट अ वन डे वंडर थिंग, कि एक दिन में तो ये सब चीजें नहीं होती है और ना ही हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने अपने जो भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और बाकी जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप देखिए उन्होंने इस चीज के ऊपर उसके बाद से उस लेवल की बात नहीं की जहां पर इसको हम ओवरनाइट लाना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज वी नो मैं चूंकि वक्त की किल्लत है, समझ गए ये चीजें, और लोगों को भी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं चीजें कुछ डिस्क्लेमर की शक्ल में ही आ जाती है तो समझ में आती बात। मैं दोनों हजरात से, सिंह साहब से भी और आपसे भी ये समझने की कोशिश करूंगा। पहले आपसे सूफी साहब, कि जो सिचुएशन अभी चल रही है, साफ तौर पर झलक रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन तमाम तर चीज़ों में जिस हिसाब से असेंबली की कार्रवाई चलनी चाहिए थी, नहीं चल रही है, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें सामने आ रही है जो शायद असेंबली में नहीं आनी चाहिए थी। हाउस की कार्रवाई शायद ऐसे नहीं चलती है, लेकिन बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी सेम उसी पैटर्न पे है। हर कोई अपने खून में कितना जोश है, कितना वलवला है, कौन तलवार लेकर के मैदान में कूद सकता है, सिर्फ यही दिखाने की कोशिश है, सिर्फ अवाम के सामने अपनी रुनुमाई हो रही है। मैं आपसे समझूंगा कि यही सिचुएशन रही, मान लीजिए आप, आगे क्या अवाम के मसले आप कैसे हल करेंगे? हमारी बदकिस्मती है कि जो पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटर्स होने चाहिए और जिस कैलिबर के होने चाहिए, ये लोगों को अपने टाइम पे ही डिसाइड करना चाहिए, वोट के टाइम पे ही, कि किस आदमी को उसकी किन क्वालिटीज के बिना पे वो चाहते हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट करे। आप ये देखिए कि जहां पर एक लीडर ऑफ अपोजिशन एक बड़ी मेजॉरिटी को यहां पर डिमीन करने के लिए लेजिस्लेटिव जहाज जैसा अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इन छोटी छोटी चीजों के जरिए यहाँ के लोगों को कटाश पहुंचाना चाहते हैं, उनको ये जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं, तो वो सरकार को कहाँ चलने देंगे? ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे लोगों के साथ कि हम लोग जज्बात में आके ऐसे कुछ फैसले कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बार बार पछताना पड़ता है। इसलिए हमें अपने वोट की कद्र कीमत अभी पता नहीं है, और अगर जिस टाइम हमें ये पता चले उसके बाद से शायद ही ऐसे लोगों को आप असेंबली में आते हुए देखेंगे जो हर बात पे नाचना चाहते हैं और जो असेंबली को अखाड़ा समझते हैं, जो असेंबली की मर्यादा और पार्लियामेंटेरियन सेटअप की जो उसकी एक गरिमा है उसके साथ हो रहा है। ठीक है सिंह साहब, मैं भी उसके साथ खिलवाड़ है। ठीक है सिंह साहब, मैं आपसे यही समझूंगा, ये तो आवाम की भी हार है और सरकार की भी हार है कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं इतने पावरफुल, इतना सब कुछ सरकार में, आवाम ने उन्हें सरकार बना करके भेजा, असेंबली में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भेजी, लेकिन चल कहां रही है, आगे क्या?
आपने कहा समय का अभाव है, तो मैं बामुश्किल 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। पहले मैं ये ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव जिहाद की बात की है ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जनता के जनादेश पर सवाल है। बिल्कुल। अब जो आपने बात सवाल की, मैं उस पर आ जाऊं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ये ठीक है कि जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या हमसे पूछेंगे कि भाई साहब आप इलेक्शन क्यों लड़े, अगर आपको पता था ये ड्यूटी था, तो हम तब हवाला देंगे कि यूनियन होम मिनिस्टर ने ये बात कही, खुद पीएम ने ये माना कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, जो हमारा राइट है। अब स्थिति ये है कि जो काम सरकार कर सकती है, जिन जिन विभागों में आप देखिए काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिपार्टमेंट्स में लोग काम नहीं कर रहे, मंत्रियों के औचक छापे जारी है, खनन माफिया के ऊपर बहुत काम हुआ है और कोशिश की जा रही है कि अब लीकर स्टाफ जो है वो भी ज्यादा ना बढ़े। कुछ और मसले हैं, जैसे नई मस्ती का मसला है, यहाँ के बेरोजगारी का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का मसला है। अब तो कोशिश हो रही है कि 200 यूनिट बिजली कम से कम जो गरीबी रेखा से नीचे उनको दिलवाई जाए। तो सरकार विल ट्राई इट्स बेस्ट एंड विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड व्हाटएवर इट विल कम टू देयर jurisdiction, but चलिए आने वाले टाइम में हम इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि शायद सरकार जो अभी कदम उठा रही है इसका आउटपुट भी सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर अपोजिशन जिस तरीके से कारनामा अंजाम दे रही है ये किसके हक में है, पार्टी के हक में या अवाम के हक में। बहुत शुक्रिया जगदीप सिंह साहब और तमाम तर मालूमात के लिए, तमाम तर बातचीत के लिए सोफिया अरफात साहब और जनाब